हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है कि हम मिड टर्म एग्ज़ाम्स और नीट के प्रिपरेशन को सितंबर के मंथ में कैसे मैनेज करें, बिकॉज सितंबर के मंथ में हमारे स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी होते हैं और नीट का भी प्रेशर होता है। क्योंकि पूरा एक महीने एग्ज़ाम्स चलते हैं तो हम एक महीना नीट के प्रिपरेशन तो नहीं छोड़ सकते ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है इस मंथ में। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है। आज की वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप मुझे पता है आप सब बहुत बिजी हो, तो मैं वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी। तो अब शुरू करते हैं। तो हाउ टू बैलेंस मिड टर्म एग्जाम्स एंड नीट प्रिपरेशन इन सितंबर। सबसे पहले आपको किसी एक को नहीं चूज करना है, ठीक है। किसी एक को चूज करने की क्या नीड है, आप पहले ये बताओ। कोई नीड नहीं है, क्योंकि देखो है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही ना दोनों। नीट थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का होता है और बोर्ड्स कम होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स थोड़े कम लेवल के होते हैं, बट सिलेबस सेम होता है। एनसीईआरटी तो आपका बेस है ना, तो दोनों में ही वो काम में आएगा। हालांकि आपने कोचिंग में या कहीं पे भी वो सिलेबस हो सकता है पहले कवर अप कर लिया हो, बट अगर आप मिड टर्म दोगे तो उससे आपकी जो है वो रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी एक चीज को नहीं मतलब चूज नहीं करना आपको किसी एक चीज को। इफ फोकस प्रॉपरली मिड टर्म एग्जाम्स विल बिकम योर नीट रिवीजन। वही मैंने बोला कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, चाहे आपने कोचिंग में चाहे जहां मर्जी आपने पढ़ा है, पर उससे आपकी नीट की रिवीजन हो जाएगी। तो आपको किसी एक को चूज नहीं करना है। अब चेक विच चैप्टर्स आर कॉमन इन बोथ। जो भी आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है, अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि हर स्कूल का अलग होता है। कई जो होते हैं वो मतलब लास्ट के चैप्टर्स पहले से शुरू करा देते हैं और शुरू के बाद में कराते हैं। कई स्कूल्स ऐसे होते हैं, कई तो शुरू से ही कराते हैं, बाद में लास्ट वाले चैप्टर्स पे पहुंचते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कोई लिस्ट नहीं लेके आई हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी आपके आ रहे हैं चैप्टर्स एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसमें देखो कि नीट में जो आपके अब तक कोचिंग में हो चुके हैं और जो हाई वेटेज के नीट के चैप्टर्स हैं और जो हाफ ईयरली का सिलेबस है उसको मैच करो। जब ये दोनों को करोगे, ठीक है, आपको दो अपने पेज पे आपको दो कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखो कि टॉपिक्स जो कि सिर्फ नीट मिड टर्म में आ रहे हैं और अभी तक आपने पढ़े नहीं है वो, ठीक है, मतलब अभी तक आपकी कोचिंग में नहीं या कहीं पे भी नहीं हुए हैं वो। एक तरफ कॉलम 1 में वो चैप्टर्स लिखो और कॉलम 2 में लिखो टॉपिक्स यूजफुल फॉर बोथ मिड टर्म एंड नीट, ठीक है। आपको जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, आप उसको कॉलम 2 में लिखो कि ये मिड टर्म और नीट दोनों में आ रहे हैं, तो मतलब ये कॉलम 2 में आएगा। और जो आपने नहीं पढ़े और मिड टर्म में आ रहे हैं वो कॉलम 1 पे डालना है। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी, बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो आपको कॉलम 2 को ही प्रायोरिटी देनी है, कॉलम 1 को मत देना। क्योंकि ये सोचते हम सारा सिलेबस कवर अप कर लेंगे, लेकिन बाद में जो हमें आता भी होता है उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले लिस्ट बना लो और कॉलम 2 को आप प्रायोरिटी दो, उसको पहले पढ़ लो। नेक्स्ट आता है 70% टाइम आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है, 30% टाइम आपको नीट के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इसका मतलब है, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने अभी तक कुछ तो पढ़ा ही होगा। जितने भी अभी तक महीने बीत चुके हैं आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ आपको आता होगा, है ना। आपको क्या करना होता है, स्कूल में आपको नॉलेज होती है, बस उसको आपको आंसर्स में लिखना होता है, यही करना होता है। और नीट में आपको उस नॉलेज को क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना होता है। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आपको नॉलेज थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो आपको 70% ऑफ द टाइम नीट की रिवीजन, एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है। इससे आपका जो नीट की रिवीजन है वो भी हो जाएगी और स्कूल की भी आपकी रिवीजन हो ही रही है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ना। अब 30% टाइम जो है आपको नीट के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब अगर आपने जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, जेनेटिक्स के चैप्टर में आपने पहले तो एनसीईआरटी रीड कर ली, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई सैंपल पेपर वगैरह देखोगे, उसमें कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं थोड़ा सा वो पढ़ लेना, ताकि आपको ये देखना, मतलब आपको लिखना आ जाए कि कैसे आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं, नॉलेज को पेपर पे लेके कैसे आते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से, चाहे मैं कह रही हूँ एक दिन में आप 20 एमसीक्यूज ही सॉल्व करो एक सब्जेक्ट के, ज्यादा मत करो क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। 20 एमसीक्यूज ही करो, लेकिन मैं ये कहूंगी आप करो ताकि आपकी साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी चलती रहे, बिकॉज नीट की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। बिकॉज एनसीईआरटी तो दोनों में ही काम आएगी। अगर नीट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है तो आप जो एक सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यूज लगाओ, पर आपको लगाने चाहिए। अब
मैंने ये सारे स्टूडेंट्स को एज्यूम करा है कि जितने भी मतलब स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं सबको एक साथ सोच के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं मैंने, जो कि मिड टर्म एज वेल एज फॉर नीट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th के लिए भी लिखे, 12th के लिए भी लिखे, हर सब्जेक्ट के लिखे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ चैप्टर्स आपको ना आ रहे हो या कुछ आ रहे हो जो मैंने ऐड ऑन ना करे हो, तो वो आप अपनी तरफ से देख लेना, बट मैंने सबको एज्यूम करा है। जो कॉमन चैप्टर्स मुझे लगे कि ये चैप्टर्स तो सबको आ ही रहे होंगे, ठीक है। तो 11th में बायो की बात करते हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये 4 चैप्टर्स। देखो इतने सारा सिलेबस है मिड टर्म का, लेकिन ये आपको पता लग गया कि 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के चैप्टर्स हैं जो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको करने ही करने हैं। उसके बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्लांट फिजियोलॉजी, मुझे पता है प्लांट फिजियोलॉजी में भी आगे फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 चैप्टर्स जो मैंने पहले बताए, ये 2 चैप्टर्स लेस इंपॉर्टेंट है, इनको टाइम बचे तो कर लेना, ओके। उसके बाद बाकी के जितने भी आपके चैप्टर्स बचेंगे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो काफी कम इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सबसे लास्ट में देखना अगर टाइम होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप बायो में तो आप ऐसे करना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले, फिर देन लेस इंपॉर्टेंट एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, काइनेमैटिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट डायमेंशंस, रोटेशनल मोशन लेस इंपॉर्टेंट है, इनको बाद में देखना है, पहले शुरू के 5 चैप्टर्स जो बताए वो करने हैं। बाकी के जो चैप्टर्स होंगे, इन 7 चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स होंगे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे लास्ट में देखना है। केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये 5 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स, रिडॉक्स रिएक्शंस लेस इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो समझ आ गया होगा किस पे इतना फोकस करना है। ये जो चैप्टर्स बता रही हूँ ये नीट में भी बहुत ज्यादा हाई वेटेज के हैं, मिड टर्म में भी बहुत ज्यादा हाई वेटेज के, तो वो चैप्टर्स बता रही हूँ जो दोनों में है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। क्लास 12 की बात करें तो बायो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 5 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर लेस इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी के जो चैप्टर्स है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको जो पढ़ने हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। बट मैं ये बात बोलूंगी कि जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई हैं, अगर आपके पास टाइम बचे तो ये जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है। मतलब नीट में भी मैंने ज्यादातर ऐसे देखा है और मिड टर्म्स में भी देखा है कि इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा होता है तो स्कोर करना आसान होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड बाकी के चैप्टर्स जो है वो और ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने गलती से लेस लिख दिया, बट लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए कि कौन से आपको सबसे पहले करने हैं और कौन से आपको सबसे बाद में करने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ट्रीट मिड टर्म एज मॉक टेस्ट, आप ऐसे मिड टर्म को ट्रीट मत करना कि अगर आपको हर एक पेपर में 2 या 3 दिन मिल रहे हैं तो आप पहले के 2 दिन पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट के कर रहे हो, पूरा अच्छे से उसको पढ़ रहे हो, ऐसे मत करना। क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर आप 70% एनसीईआरटी रिवाइज करोगे और 30% अगर आप एमसीक्यूज लगाओगे, जैसे कि दिन में अगर आप 20 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट भी लगा रहे हो तो कुछ नहीं होता, अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो रही है तो बट एटलीस्ट आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक एक डायग्राम, एक एक लाइन सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो ये आपको एक बेनिफिट भी मिड टर्म का होता है।
बाकी थोड़ा-सा उसमें टाइम एंगेज होगा, जो आप सैंपल पेपर्स या कहीं से भी देखोगे कि आंसर्स फ्रेम कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा आपका टाइम लगेगा। बट ये मत करना कि लास्ट के 1 दिन में बैठ के कर रहे हो वो वाला, या फिर पहले के 1-2 दिन जो होते हैं, जो टाइम मिलता है, हमें ब्रेक मिलता है, उसमें आप कोई और चैप्टर जो आपके मिड टर्म में नहीं आ रहे बट आपकी कोचिंग में, नीट वाली कोचिंग में हो रहे हो, वो कर रहे हो, तो ऐसी गलतियाँ मत करना। मिड टर्म्स जो होते हैं उनको मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करना, हालाँकि वो सब्जेक्टिव होंगे, बट आपको मैं बताती हूँ कि अगर कोई आपका क्वेश्चन, जब आपकी आंसर शीट आप देखोगे, पेपर जब आपके हो जाएंगे, उसमें आप देखना कोई न्यूमेरिकल है आपका गलत हुआ, तो क्यों गलत हुआ उसको एमसीक्यू फॉर्म में सोच के देखना, अगर ये नीट में आता तो मैं कैसे करता। इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, एक तरीके का मॉक टेस्ट ही है ये। कोई थ्योरी का भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो भी आपका नीट में आ सकता है। कोई डेरिवेशन में गलती हो रही है तो चलो वो तो अलग बात है, वो तो आपके नीट में नहीं आएगी, बट आप मिड टर्म को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। चेक योर मिस्टेक्स, आपको वही मैंने बताया, मिस्टेक्स जब आपको आंसर शीट मिलेगी आपको मिस्टेक्स चेक करनी है। कन्वर्ट रॉन्ग आंसर्स इनटू एमसीक्यू, मैं बता चुकी, जो भी क्वेश्चन गलत होंगे वो आपको एमसीक्यू, उसको सोचने की एमसीक्यू में आते तो मैं कैसे करता, उसको ठीक करना है। फिर सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर रिवीजन, वही आपको वो कहीं पर लिख लेना है, अपनी कोई डायरी वगैरह में लिख लेने हैं, जहां पर भी आपको जो भी टेस्ट में गलतियां होती हैं, जो आपने एक डायरी मेंटेन करी होगी, उसी में आपको ये क्वेश्चन ऐड ऑन कर देना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। मिस्टेक्स क्या क्या आपको नहीं करनी है, डोंट मग अप आंसर्स, आपको आंसर्स रटने नहीं है। जो मैंने आपको कहा ना, सैंपल पेपर या कहीं से भी आंसर आपको देखने के, आपको लिखना कैसे है नहीं, आपको उसको सिर्फ समझ के आपको रीड करना है 1 या 2 बार, ताकि आपको पता लग जाए आपको आंसर लिखना कैसे, आपको नॉलेज पूरी है उसको शब्दों में कैसे लिखना है वो आपको देखना, आपको आंसर रटने नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस बुक में वर्डिंग जो है वो मुश्किल है, उस बुक को छोड़ दो, चैट जीपीटी कर लेना, सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको आंसर बता देगा। अब तो एआई का भी बहुत टाइम आ चुका है, बहुत एडवांस हो गया आजकल सब कुछ, तो आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर्स लर्न मत करना, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत मुश्किल लैंग्वेज है तो उसको छोड़ दो, उस रिसोर्स को छोड़ दो और ऐसा रिसोर्स पकड़ो जहां पर सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको आंसर्स मिल जाए। तो आंसर्स याद नहीं करने हैं, डोंट स्टॉप एमसीक्यूज कंप्लीटली। वही मैंने बोला कि आपको दिन में चाहे एक सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यूज लगा रहे हो, पर आपको लगाने तो है ही, ताकि आपकी नीट की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस की साथ साथ होती है। डोंट वेस्ट टाइम मेकिंग बिग नोट्स, एंड मोमेंट पे ना अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब नोट्स मत बनाने बैठ जाना, इससे अच्छा कोई वन शॉट लगाओ, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो वन शॉट लगाओ, वो जो नोट्स लिखवा रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो पहले समझोगे उसको फिर पॉज करके लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना उस चीज का। तो आज की वीडियो इसी पे थी कि मिड टर्म और नीट को कैसे साथ में बैलेंस करें। 100% तो नहीं कर सकते, बट 70 to 80% तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम होगी और तो कुछ नहीं हो रहा। तो आज की टिप्स यही थी, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, एंड तो ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।